कल्पना कीजिए गर्मियों की एक लंबी रात, फिनलैंड की एक खूबसूरत झील का किनारा और चार दोस्त कैंपिंग कर रहे हैं। ये एक परफेक्ट वीकेंड की शुरुआत लगती है ना? 4 जून 1960, बोडोम झील। लेकिन अगली सुबह जब धुंध छटती है तो मंजर पूरी तरह बदल चुका होता है। उस टेंट में 3 दोस्तों की बेरहमी से हत्या हो चुकी है और चौथा, निल्स गुस्टाफसन, बुरी तरह घायल है, जिसे कुछ भी याद नहीं। और यहीं से फिनलैंड के इतिहास की सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं सबसे कुख्यात अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस कहानी की गहराई में ले जाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें दशकों तक चली जांच, अजीबोगरीब संदिग्ध और एक ऐसा मोड़ है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज हम इसी गुत्थी की परतें खोलने की कोशिश करेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर इतने सुरागों के बावजूद बोडम झील का कातिल आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उस रात का माहौल कैसा था? ये कोई आम रात नहीं थी, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल नहीं। फिनलैंड में जून का महीना मतलब मिडनाइट सन का समय, यानी रात में भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। एक अजीब सी हल्की रोशनी फैली रहती है। अच्छा। चारों दोस्त, 2 लड़के सेप्पो और निल्स और 2 लड़कियां माइला और आन्या, झील के किनारे एक सुनसान जगह पर अपना टेंट लगाते हैं। हमारे पास माइला की डायरी से एक छोटी सी एक झलक मिलती है। रात के 2 बजे वो लिखती है कि लड़के थोड़े नशे में हैं और सेप्पो मछली पकड़ने गया है। और ये उसकी आखिरी डायरी एंट्री थी। इसके बाद क्या हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई रिकॉर्ड नहीं। अगली सुबह करीब 11 बजे एक स्थानीय आदमी अपने बेटों के साथ वहां से गुजरता है। उसे वो टेंट दिखता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। वो फटा हुआ था, गिरा हुआ था और खून से सना था। ओह। पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। उन्होंने पुलिस को बुलाया। और जब पुलिस आई तो उन्हें क्या मिला? पुलिस को जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। टेंट के अंदर सेप्पो और आन्या की लाशें थी। एक लड़के की लाश टेंट के ऊपर पड़ी थी और एक लड़की की लाश पास में कपड़ों के ढेर के नीचे छिपी हुई थी। तीनों को किसी भारी चीज से और चाकू से बेरहमी से मारा गया था। सबसे भयानक हमला माइला पर हुआ था, जिसे कई बार चाकू मारा गया था और वो कमर के नीचे से निर्वस्त्र थी। ये सुनना ही बहुत भयानक है। मतलब हमलावर का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, उसमें एक अलग तरह की क्रूरता थी। और यहीं से पुलिस की जांच शुरू होती है। लेकिन मुझे लगता है 1960 के दशक में फॉरेंसिक साइंस आज जैसी तो नहीं होगी। आप बिल्कुल सही जगह पे उंगली रख रहे हैं। यहीं पर इस केस की सबसे बड़ी और शायद सबसे पहली गलती हुई। पुलिस ने क्राइम सीन को ठीक से सिक्योर ही नहीं किया। अरे जल्दी वहां तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई। लोग आ जा रहे थे और अनजाने में उन्होंने अनगिनत फॉरेंसिक सबूतों को पैरों तले रौंद दिया। फुटप्रिंट्स, बाल, रेशे, सब कुछ खराब हो गया। मतलब केस शुरू होने से पहले ही सबूत मिटा दिए गए। क्या कुछ गायब भी हुआ था? अक्सर ऐसे मामलों में लूटपाट का एंगल होता है। हाँ, कुछ चीजें गायब थीं। लड़कों के पर्स, कुछ घड़ियां, निल्स के जूते और मोटरसाइकिलों की चाबियां। लेकिन अजीब बात यह थी कि मोटरसाइकिलें वहीं खड़ी थी। अगर किसी को लूटना ही होता तो वो इतनी कीमती चीजें क्यों छोड़ जाता? ये बात तो है। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये बात पुलिस को बहुत खटकी। और इसी सब हंगामे के बीच उन्हें वो चौथा दोस्त मिला, निल्स। बिल्कुल। जब पुलिस सब कुछ देख रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि टेंट के ऊपर पड़ा लड़का निल्स अभी भी जिंदा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। जबड़ा और खोपड़ी बुरी तरह टूटी हुई थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। ओह माय गॉड। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। वो इस हमले का अकेला चश्मदीद था, लेकिन उसे उस रात की कोई भी बात याद नहीं थी। पूरी तरह से एमनीजिया। तो अब पुलिस के पास 3 लाशें थीं। एक घायल चश्मदीद जिसे कुछ याद नहीं, और एक पूरी तरह से खराब हो चुका क्राइम सीन। इस केस को सुलझाना तो लगभग नामुमकिन लग रहा होगा। नामुमकिन तो था, लेकिन पुलिस ने कोशिश शुरू की। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की और कुछ गवाह सामने आए। पक्षियों को देखने वाले एक जोड़े ने और एक 14 साल के लड़के ने सुबह के वक्त घटनास्थल से कुछ दूर एक आदमी को जाते हुए देखा था। उनका हुलिया लगभग एक जैसा था, लंबा सुनहरे बाल और चौकोर जबड़ा। एक लंबा सुनहरे बालों वाला आदमी, ये तो एक बहुत बड़ा सुराग है। क्या पुलिस उसे ढूंढ पाई? यहीं पर यह केस और भी फिल्मी हो जाता है। पुलिस ने स्केच बनवाए, तलाश की, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर कुछ समय बाद जब तीनों किशोरों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें अखबारों में छपी तो किसी ने एक अजीब बात नोटिस की। क्या? तस्वीरों में शोक मनाने वालों की भीड़ के बीच एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा साफ नहीं था,
लेकिन उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसा चश्मदीदों ने बताया था। लंबा, सुनहरे बाल, चौकोर जबड़ा। वो वहां चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। मतलब कातिल अपने शिकार के अंतिम संस्कार में आया था। क्या उसकी पहचान हो पाई? कभी नहीं। वो कौन था, कहां से आया और कहां गायब हो गया, ये आज तक एक राज है। वो इस केस का एक ऐसा भूतिया सुराग था जो कहीं नहीं ले गया। ठीक है, तो इस रहस्यमयी आदमी के अलावा पुलिस के पास कोई ठोस संदिग्ध तो होगा? हाँ, जांच के दौरान कई लोग शक के दायरे में आए। पहला बड़ा संदिग्ध था हैंस असमन। ये एक बहुत ही अजीब कैरेक्टर था। वो एक जर्मन प्रवासी था और उसके बारे में कई कहानियां थी। वो खुद को कभी पुराना नाजी गार्ड बताता था तो कभी केजीबी का जासूस। मतलब एक ऐसा आदमी जो ध्यान खींचना पसंद करता था। पुलिस को उस पे शक क्यों हुआ? शक की वजह बहुत ठोस थी। हत्याओं के ठीक 2 दिन बाद 6 जून को हैंस असमन हेलसिंकी के एक अस्पताल पहुंचा। उसके कपड़े गंदे थे और उन पर खून जैसे लाल धब्बे थे। जब डॉक्टरों ने पूछा तो उसने बड़ी लापरवाही से कहा, अरे ये तो बस पेंट है। उसके नाखून भी काले और गंदे थे, जैसे उसने मिट्टी खोदी हो। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? एक आदमी हत्या के 2 दिन बाद खून जैसे धब्बों वाले कपड़ों में अस्पताल आता है और पुलिस उसके कपड़ों की जांच तक नहीं करती? ये तो अविश्वसनीय है। आज के हिसाब से ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन उस वक्त पुलिस ने शायद जल्दबाजी की। हैंस असमन का हुलिया भी चश्मदीदों के बताए गए आदमी से काफी मिलता जुलता था, लेकिन उसकी एक पक्की गवाही थी, यानी अलिबाय। अच्छा। हाँ, उसकी प्रेमिका और परिवार वालों ने कहा कि वो हत्या की रात घर पर ही था, हेलसिंकी में। पुलिस ने उनकी बात मान ली और हैंस को छोड़ दिया। उसके कपड़ों की कभी फोरेंसिक जांच नहीं हुई। ये तो एक बहुत बड़ी चूक लगती है। तो हैंस असमन के बाद क्या कोई और भी था जिस पर शक गया? हाँ, और अगला संदिग्ध तो घटनास्थल के बहुत ही करीब रहता था। उसका नाम था कार्ल गिलस्ट्रॉम। वो झील के पास एक छोटा सा कियोस्क चलाता था और कैंपिंग करने वालों से उसे सख्त नफरत थी। नफरत? किस तरह की नफरत? वो उन्हें अपनी जमीन पर घुसपैठिया मानता था। उसका घर घटनास्थल से सिर्फ 800 मीटर दूर था। कई लोगों ने बताया कि वो अक्सर कैंपरों पर पत्थर फेंकता था, उनके टेंट की रस्सियां काट देता था और उन्हें गालियां देता था। उसका गुस्सा पूरे इलाके में मशहूर था। तो पुलिस ने उससे तो पूछताछ की ही होगी। बिल्कुल की, लेकिन उसके पत्नी ने उसे एक पक्की एलिबाई दे दी। उसने कहा कि कार्ल पूरी रात उसके साथ घर पर ही था। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तो पत्नी ने उसे बचा लिया। लेकिन ये बात हजम नहीं होती कि एक आदमी जो कैंपर से इतनी नफरत करता है, ठीक उसी रात घर पर आराम से सो रहा था जब पास में ही हत्याएं हो गई। आपका शक बिल्कुल सही है। मामला ठंडा पड़ने लगा था। तो मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। कुछ सालों के लिए, हाँ, लेकिन फिर 9 साल बाद 1969 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। कार्ल गिलस्ट्रॉम ने एक शाम नशे की हालत में अपने एक पड़ोसी से बात करते हुए कबूल कर लिया। उसने कहा, बोडोम झील की हत्याएं मैंने ही की थी। क्या? उसने कबूल कर लिया? तो फिर तो केस सुलझ गया होगा। ऐसा लगता है ना, लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। जिस शाम कार्ल ने यह कबूलनामा किया, उसी शाम उसने आत्महत्या कर ली। उसकी लाश झील में उसी जगह के पास मिली जहां 9 साल पहले वो हत्याएं हुई थी। ये तो बहुत ही अजीब है। पति की मौत के बाद क्या उसकी पत्नी ने अपना बयान बदला? हाँ, उसने बदला। उसने पुलिस को बताया कि उसने पहले अपने पति के डर से झूठ बोला था। असल में उस रात कार्ल घर पर नहीं था और जब वो लौटा तो उसके कपड़े गीले और गंदे थे। उसने अपनी पत्नी को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसे भी मार डालेगा। तो अब तो पुलिस के पास कबूलनामा भी था और पत्नी का बदला हुआ बयान भी, फिर उसे आधिकारिक तौर पर हत्यारा क्यों नहीं माना गया? यहाँ कानून और सबूत का खेल आता है। पुलिस का मानना था कि एक तो कबूलनामा नशे में किया गया था और उसका सिर्फ एक ही गवाह था। दूसरा, कार्ल अब मर चुका था तो उस पर मुकदमा नहीं चल सकता था। बिना ठोस फोरेंसिक सबूत के सिर्फ एक मरे हुए आदमी के कबूलनामे पर केस को बंद करना उन्हें सही नहीं लगा। तो कार्ल गिलस्ट्रॉम के कबूलनामे और मौत के बाद ऐसा लगता है कि ये केस हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया होगा। बिल्कुल, और लगभग 4 दशकों तक ऐसा ही रहा। ये मामला फिनलैंड की लोक कथाओं और अनसुलझी पहेलियों का हिस्सा बन गया था। लोग इसके बारे में बात करते थे, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसका कोई जवाब मिलेगा। लेकिन फिर साल 2004 में, जब किसी को उम्मीद नहीं थी, टेक्नोलॉजी ने इस केस में एक नई जान फूंक दी। 2004 में? मतलब घटना के 44 साल बाद। ऐसा क्या हुआ?
फिनिश पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बोडोम झील हत्याकांड के सिलसिले में एक गिरफ्तारी की है। 44 साल बाद गिरफ्तारी। कौन था वो? क्या वो सुनहरे बालों वाला आदमी मिल गया? नहीं, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस रात का एकमात्र जीवित बचा हुआ शख्स था, निल्स गुस्ताफसन। नहीं, ये नहीं हो सकता। 44 साल बाद उन्होंने एकमात्र सर्वाइवर को ही गिरफ्तार कर लिया। मतलब इतने सालों से जिसे दुनिया पीड़ित मान रही थी, अब अचानक वो ही कातिल बन गया। किस आधार पर? आधार था डीएनए टेक्नोलॉजी। फॉरेंसिक साइंस में हुई तरक्की की वजह से पुलिस ने पुराने सबूतों की फिर से जांच करने का फैसला किया और सबसे अहम सबूत थे निल्स के वो जूते जो हत्या के बाद घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर कीचड़ में छिपे हुए मिले थे। 1 मिनट, ये डीएनए जांच 44 साल बाद हुई। 1960 में तो ये तकनीक थी ही नहीं, तो ये जूते इतने सालों तक सबूत के तौर पर रखे हुए थे? बिल्कुल, और यही इस केस का सबसे बड़ा मोड़ था। सालों तक जो जूते सिर्फ एक खोई हुई चीज थे, वो अचानक से सबसे अहम सबूत बन गए। डीएनए जांच से एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जूतों पर निल्स के मारे गए तीनों दोस्तों का खून था, लेकिन उन जूतों पर निल्स का अपना खून नहीं था। ये तो बहुत अजीब है। तो प्रोसिक्यूशन ने इस बात का क्या मतलब निकाला? और बस इसी एक सबूत को पकड़कर प्रोसिक्यूशन ने अपनी पूरी थियरी बना डाली। उनका तर्क था कि हमलावर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि खुद निल्स था। उसने ही ये जूते पहनकर अपने दोस्तों पर हमला किया था। इसीलिए जूतों पर पीड़ितों का खून था, लेकिन निल्स का नहीं, क्योंकि उसे चोटें बाद में लगी। तो उनकी कहानी क्या थी? उस रात हुआ क्या था उनके मुताबिक? प्रोसिक्यूशन की थ्योरी के मुताबिक उस रात निल्स नशे में था और अपनी गर्लफ्रेंड माइला से उसका किसी बात पे झगड़ा हो गया। शायद माइला ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद सैपो के साथ उसकी हाथापाई हुई, जिसमें निल्स का जबड़ा टूट गया। इस बेइज्जती और गुस्से में आकर निल्स ने आपा ठो दिया और टेंट में सो रहे अपने तीनों दोस्तों की हत्या कर दी। और फिर सबूत छिपाने के लिए उसने लूटपाट का नाटक किया। हाँ, थ्योरी यही थी कि उसने हत्या करने के बाद अपने जूते करीब 1 किलोमीटर दूर छिपा दिए, कुछ सामान इधर उधर फेंक दिया और फिर खुद को घायल दिखाकर वहीं लेट गया ताकि वो एक पीड़ित लगे, कातिल नहीं। ये थ्योरी सुनने में तो काफी सनसनीखेज है, लेकिन इसमें कई झोल लग रहे हैं। बचाव पक्ष ने क्या कहा? बचाव पक्ष ने इस थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका सबसे बड़ा सवाल था, निल्स को जो चोटें आई थीं वो मामूली नहीं थीं। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, चेहरे की हड्डियां टूटी थीं और खोपड़ी में फ्रैक्चर थे। ऐसी गंभीर चोटों के साथ कोई इंसान 3 लोगों से कैसे लड़ सकता है, उनकी हत्या कैसे कर सकता है और फिर 1 किलोमीटर पैदल चलकर सबूत कैसे छुपा सकता है? ये फिजिकली लगभग नामुमकिन लगता है। सही बात है। और दूसरा सवाल, अगर कोई अंधे गुस्से में हत्या करता है तो क्या वो उसके तुरंत बाद इतने ठंडे दिमाग से सबूत छिपाने की योजना बना सकता है? ये दोनों बातें एक साथ सही नहीं लगती। बिल्कुल, बचाव पक्ष ने यही तर्क दिया। उन्होंने कहा कि जूतों पर निल्स का खून न होना इस बात का सबूत है कि हमलावर कोई बाहरी व्यक्ति था, जिसने निल्स पर हमला करने से पहले ही जूते उतार दिए थे ताकि वो कीचड़ में फंसे नहीं, या फिर निल्स उस वक्त जूते पहने ही नहीं हुए था। तो अदालत ने किसकी बात मानी? 1 साल तक मुकदमा चला। पूरे फिनलैंड की नजरें इस केस पर थीं। आखिरकार अक्टूबर 2005 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने निल्स गुस्ताफसन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बरी कर दिया? तो मतलब 44 साल की जांच के बाद भी पुलिस गलत आदमी तक पहुंची? अदालत का यही मानना था। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन की थ्योरी में इतने छेद हैं कि उसे साबित नहीं किया जा सकता। बाद में निल्स ने गलत तरीके से कैद में रखने और अपनी छवि खराब करने के लिए फिनिश सरकार पर मुकदमा भी किया और उसे हर्जाने के तौर पर लगभग 45,000 यूरो मिले। तो ये कहानी घूम फिर के फिर वही आ गई जहां से शुरू हुई थी। अगर निल्स कातिल नहीं था तो फिर कौन था? और यही सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। तो अंत में हमारे पास कई संदिग्ध हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्या वो हैंस आसमन था, जिसका व्यवहार और अस्पताल पहुंचना बहुत संदिग्ध था? या फिर कार्ल गिलस्ट्रोम, जिसने नशे में कबूल तो किया लेकिन फिर आत्महत्या कर ली? या वो रहस्यमयी सुनहरे बालों वाला अजनबी जो अंतिम संस्कार के भीड़ में दिखा और फिर गायब हो गया? हमारे स्रोतों में एक और नाम का भी जिक्र है, पेंटी स्वेनेन। उसकी क्या कहानी थी? हाँ, पेंटी स्वेनेन नाम के एक शख्स ने भी जेल में रहते हुए इन हत्याओं का दावा किया था। लेकिन जब हत्याएं हुई तब उसकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तो आप देखिए, हर थ्योरी के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है और शायद इस केस का सबसे बड़ा सबक यही है। यह दिखाता है कि बिना ठोस फॉरेंसिक सबूतों के परिस्थितिजन्य साक्ष्य,
चाहे वो किसी का गुस्सा हो, नशे में किया गया कबूलनामा हो या फिर किसी का अजीब व्यवहार, अक्सर हमें भटका सकते हैं। हर थ्योरी तार्किक लगती है, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है। और एक आखिरी सवाल जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और जो शायद इस रहस्य को और भी गहरा बनाता है, इस पूरे मामले में हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, चाहे वो चाकू हो या कोई भारी पत्थर या रॉड, वो आज तक कभी नहीं मिला। कभी नहीं, दशकों की जांच के बाद भी नहीं। पुलिस ने झील को कई बार छाना, आसपास के इलाके की तलाशी ली, लेकिन वो हथियार जैसे हवा में गायब हो गया। तो एक आखिरी विचार जो सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, वो हथियार दशकों से कहाँ छिपा है? क्या वो आज भी बोडम झील की शांत गहराइयों में कहीं पड़ा है, अपने साथ उस रात का सच दबाए हुए? या फिर वो किसी ऐसे राज के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया है, जिस पर मिडनाइट सन की वो कभी न डूबने वाली रोशनी भी नहीं पड़ सकती?